नमस्ते सभी को। आज हमारा जो टॉपिक है कल का अधूरा बचा हुआ पार्ट। कल हमने हैदराबाद का विलय पढ़ा था। किस तरीके से हमने जाना कि तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपनी कूटनीति से हैदराबाद के निजाम को भारत में विलय करने के लिए मजबूर कर दिया। उसी प्रकार आज हमारा जो दूसरा है इस पाठ में टॉपिक वो है मणिपुर। मणिपुर का विलय पढ़ेंगे। इस पाठ में दो ही रियासतों के विलय के बारे में दिया गया है। बाकी जो विलय की जो जूनागढ़ है, जम्मू कश्मीर है, वो हम अध्याय 8 में पढ़ेंगे। कल हमने देखा था उससे आगे जो है आज जो हमारा टॉपिक वो रहेगा मणिपुर। मणिपुर पूर्वी भारत में एक स्टेट है। वहाँ पे अभी हाल ही में चर्चा में रहा था दंगे फसाद में मत्तई और कुकी समुदाय के बीच में। वही मणिपुर है जिसका विलय उस टाइम सरदार वल्लभ भाई की कूटनीति से हुआ था। जो इस टॉपिक में हम उसका अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले बिना समय गंवाए देखते हैं कि मणिपुर में एक राजा हुआ करते थे जिसका नाम था बोधचंद्र सिंह। इन्होंने इन्होंने अपने समय में एक समझौता कर दिया था कि जो स्वतंत्रता से कुछ दिन पूर्व भारत सरकार के साथ भारतीय संघ में अपनी रियासत के विलय के तौर पर एक समझौता कर दिया था। सहमति पत्र पर दस्तखत कर दिए थे। इसके बदले में उन्होंने जम्मू कश्मीर की तरह स्वायत्तता की मांग करी थी कि हमें भी कुछ विशेष छूट प्रदान की जाए। स्वायत्तता कि मणिपुर की आंतरिक स्वायत्तता जो है वो बनी रहेगी। सरकार ने भी उसकी सहमति में हाँ भरी थी। परंतु क्या होता है, जनमत यानी जो जनता है उसके दबाव में जून 1948 में महाराजा ने चुनाव करवा दिया। महाराजा बोधचंद्र ने चुनाव करवा दिया। यहाँ पर संवैधानिक राजतंत्र स्थापित हुआ। संवैधानिक का मतलब है कि राजा वहीं रहेगा और राजा का चुनाव होता रहेगा, राजा वहीं रहेगा। जबकि जो राजतंत्र है वह संविधान के अनुसार रहेगा। यानी संवैधानिक राजतंत्र स्थापित हुआ जनमत के दबाव के बावजूद। मणिपुर भारत का पहला हिस्सा है। मणिपुर स्टेट, यहाँ ये जो लाइन है ये आप नोट करना विशेष करके कि ये जो मणिपुर है भारत का पहला हिस्सा है जहां सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। अब ये सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्या होता है, इसके बारे में कई बार पूछा जाता है, हमें आना चाहिए इसके बारे में। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार भारतीय संविधान में हमें मताधिकार भारतीय संविधान में हमें एक छूट दी गई है कि हम लोकतंत्र में अपना वोट डाल सकते हैं। हम जब यूरोपीय कंट्री के बारे में पढ़े हैं या फिर अमेरिका, उत्तरी अमेरिका के जो कंट्री है उनके बारे में पढ़े, तो वहाँ हमें पढ़ने को मिलता है कि जो वहाँ की सरकार थी या वो संविधान था उन सरकारों का, उन देशों का, वहाँ पे ये जो है ना ये लाइन, ये शब्द सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार उन्होंने कभी भी नहीं दिया अपनी जनता को। अब अपन इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं कि वर्तमान में जो 18 प्लस आयु के जो युवक है, युवतियां हैं, यानी पुरुष और महिलाएं, ट्रांसजेंडर कोई भी हो, उनको भारतीय संविधान के तहत एक अधिकार दिया गया है कि वह अपने इच्छा अनुसार अपना नेता चुन सकते हैं, यानी वोट डाल सकते हैं। अब ये 18 प्लस होना चाहिए। अब उसकी कोई भी जाति हो, उसका कोई भी धर्म हो, महिला हो, पुरुष हो, या उसकी कोई भी शिक्षा हो, उसके उसके पास कोई भी क्वालिटी हो, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी तौर तरीके के, उस पर शर्त ये रहेगी कि उसकी आयु जो है वो 18 प्लस होनी चाहिए, वह भारतीय लोकतंत्र में हिस्सा ले सकता है। उस प्रक्रिया को बोला जाता है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। हम देखते हैं कि जब उत्तरी अमेरिका और यूरोपीय कंट्री जो थी कुछ, उनमें आज तक क्या, उस टाइम तक जब भारत आज़ाद हुआ था ना 1947 में,
उस टाइम तक बहुत सारे देशों में इसको अपनाया नहीं जाता था, यानी वो पुरुषों को चुनाव में भाग लेने का वो मौका देते थे, लेकिन महिलाओं को दिया नहीं जाता था। लेकिन भारत में हम गौरवान्वित महसूस करेंगे कि वहाँ की जो सरकार थी उस टाइम, संविधान सभा थी, उन्होंने हमें ये आज़ादी दी थी कि हम अपना पसंद का नेता चुन सकते हैं। ये वास्तव में हमारी हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के सिद्धांत को स्वीकार कर चुनाव हुए थे। ये राज्य याद रखना कि भारत में पहली बार किस राज्य में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का प्रयोग करते हुए चुनाव हुए थे, तो वो है अपना मणिपुर। मणिपुर स्टेट पूर्वी भारत में आता है। मणिपुर की जो कांग्रेस पार्टी थी वो चाहती थी कि इस रियासत को भारत संघ में विलीन कर दिया जाए। हालांकि हुआ क्या था कि सरकार ने उसे यहाँ राजा ने संवैधानिक राजतंत्र तो स्थापित कर दिया था, लेकिन कांग्रेस जो थी वह इसके विरोध में थी। वो चाहती थी कि इसका भारत में विलय हो जाए, भारतीय संघ में पूर्ण रूप से विलय हो जाए। भारत सरकार ने महाराजा पर दबाव बनाया कि वे भारतीय संघ में सम्मिलित होने के समझौते पर हस्ताक्षर करें, जो हमने पढ़ा था ना कल, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, उस पे हस्ताक्षर करें। भारत मणिपुर में इस कदम को लेकर लोगों में आक्रोश तथा नाराजगी के भाव पैदा हुए। इसका प्रभाव जो है आज तक हमें देखने को मिलता है। आज भी अभी भी वहाँ पे कुछ समय पहले मतई और कुकी समुदाय के बीच में जंग जारी थी, वो हमें आज भी दिखाई देता है। हालांकि उस अभी जो है वो उनका पर्सनल मैटर है, लेकिन अभी भी हमें ये दिखाई देता है इसका प्रभाव। अब हम बीच बीच में स्टेट में हमने कुछ शब्द पढ़े थे, उसमें एक शब्द आया था इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। कई बार ये पूछा जाता है कि इंस्ट्रूमेंट एक्सेशन क्या है। तो अधिकतर जो रजवाड़े थे, उनके जो शासक थे, वो भारतीय संघ में विलय की सहमति पर हस्ताक्षर कर चुके थे 1947 आज़ादी से पहले पहले। लेकिन कुछ ऐसे थे जो अपनी सहमति भारतीय संघ में विलय पर नहीं दे रहे थे, तो इस एक सहमति पत्र बनाया गया था। इस सहमति पत्र को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन कहा गया था। इसको क्या कहा गया था? इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। इस पर हस्ताक्षर करने का मतलब था कि भारतीय जो संघ है उसमें सभी रजवाड़े या राजा जो है वो शामिल होने के लिए सहमत थे। आज़ादी के बाद भारत में राज्यों, रजवाड़ों का और रियासतों का जो विलय हुआ था उसकी समस्या अभी तक समाप्त हुई नहीं थी। लेकिन उसके बाद एक और समस्या खड़ी हो गई। समस्या यह थी कि स्थानीय नेताओं ने मांग रखी थी, या फिर कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ था 1920 में, जिसे नागपुर का अधिवेशन कहा जाता है, नागपुर में हुआ था ये। इस अधिवेशन में अंग्रेजों ने जो राज्यों की सीमाएं तय की थी, अंग्रेज तो अपने हिसाब से कर रहे थे, उन्होंने जितना प्रांत या राज्य या हिस्सा जीत लिया था उसको अलग राज्य बनाने लग गए। ऐसे करके वो अलग अलग राज्य बना रहे थे, जो लोगों की भावनाओं के बिल्कुल विपरीत था। उसमें राज्यों को मिक्स किया जा रहा था। इस समस्या को कांग्रेस पार्टी थी, उन्होंने नागपुर का जो अधिवेशन था उसमें इस मांग को रखा था। इस मांग को रखने के बाद कांग्रेस की जो सरकार थी, उन्होंने कहा था कि जैसे ही हमें आज़ादी मिलेगी, भारत देश आज़ाद होगा, हम राज्यों का जो पुनर्गठन करेंगे और उसका आधार जो होगा वो भाषा के आधार पर करेंगे। फिर समय बीतता गया और धीरे धीरे भारत को आज़ादी मिलती है। 1947 के बाद जो दौर चला उसमें रजवाड़ों का विलय होता है, उस विलय की समस्या सामने खड़ी थी। एक त्रासदी होती है, बंटवारा होता है और बड़ी संख्या में शरणार्थी आते हैं जो सरकार पर दबाव डालते हैं। इन चीज़ों से गुजरते गुजरते धीरे धीरे राज्यों के जो अलग होने की जो भाषा के आधार पर बात थी, वह पुनः जो मुद्दा था वो आगे बढ़ने लगा। राज्यों का पुनर्गठन 1920 में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में इस बात को मान लिया गया था कि आज़ादी के बाद हम राज्यों का पुनर्गठन करेंगे और उस पुनर्गठन का आधार होगा वो होगी भाषा।
आज़ादी और बंटवारे के बाद देश के हालात ऐसे हुए कि नेताओं को यह चिंता हो गई कि अगर हम राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर करेंगे तो कहीं देश टूट ना जाए, जिस तरीके से पहले टूट चुका था। सरकार ने इस मसले को रोकने का फैसला लिया तो स्थानीय नेता इसके खिलाफ हो गए। तो सरकार को समझ आ रहा था, उन्हें लग रहा था कि लोकतंत्र में अगर ये वापस हमने फैसला लिया तो उन्हें उम्मीद ऐसी थी कि ये जो देश है वापस टूट जाएगा, इसका वापस बंटवारा हो जाएगा और स्थिति जो है बिगड़ सकती है। बड़ी मुश्किल से जो दंगे हैं वो शांत हुए। मद्रास जो था, मद्रास प्रांत था उस समय। मद्रास में वर्तमान में जो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल और कर्नाटक का हिस्सा आता है। केरल और कर्नाटक का हिस्सा तो कम आता है, अधिकतर हिस्सा जो है वह तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का आता है। मद्रास प्रांत में इस समस्या ने रंग दिखा दिया। वहाँ के लोग जो तेलुगु भाषा, मद्रास में तेलुगु भाषा थी वो ज़्यादा बोली जाती थी, इसको बोलने वाले लोग थे। इन्होंने अपने लिए अलग राज्य बनाने की मांग करती और उस राज्य का नाम उन्होंने उस समय सुझाया था आंध्र प्रदेश, जो वर्तमान में भी अभी ये नाम है। ये आंध्र प्रदेश के नाम से इन्होंने जो आंदोलन चलाया था उसका नाम था आंध्र आंदोलन। क्या नाम था? आंध्र आंदोलन। ये याद रखना कि आंदोलन का क्या नाम था, तो आंध्र आंदोलन। ये आंदोलन था भाषा के आधार पर मद्रास से आंध्र प्रदेश को अलग करने का। सरकार की स्थिति थी वह हाँ या ना में हो गई थी, उसकी दुविधा हो गई थी। उन्हें, सरकार को दुविधा हो गई थी कि भाई करें या ना करें। अगर करते हैं तो उन्हें लगता था कि वापस बंटवारा हो जाएगा, हिंसा भड़केगी, कहीं देश टूट ना जाए। उस टाइम मद्रास के एक नेता होते थे जो पोट्टी श्रीरामुलु, पोट्टी श्रीरामुलु। ये नेता कांग्रेस के थे। इन्होंने क्या कर दिया, अनिश्चित काल तक भूख हड़ताल शुरू कर दी। इन्होंने 19 अक्टूबर 1952 में आमरण अनशन शुरू कर दिया और ये हड़ताल शुरू कर दी 56 दिनों के बाद, यानी 19 अक्टूबर 1952 के 56 दिनों के बाद उनकी जो है मृत्यु हो जाती है, अनशन में बैठे रहने के कारण। भूख हड़ताल करी थी। अब इससे वहाँ की स्थिति जो है वो बदल गई। सड़कों पर लोग उतर आए, हिंसा हो गई और चारों तरफ पुलिस का पहरा होने लगा। और मद्रास के जो एमएलए थे उस टाइम सिटिंग, सारे एमएलए ने, विधायकों ने अपना इस्तीफा देना शुरू कर दिया। ये जो पोट्टी श्रीरामुलु की जो है, इन्होंने हड़ताल करी थी 19 अक्टूबर 1952 को और इनकी जो मृत्यु हुई थी अनशन पे रहते हुए 15 दिसंबर 1952 को इनकी मृत्यु हो गई थी और ये भूख हड़ताल 56 दिनों की थी। 1952 में उस टाइम के जो प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू जी ने आंध्र प्रदेश बनाने की जो मांग है वो मान ली। आंध्र प्रदेश की मांग मान ली जाती है। अब होता क्या है कि जैसे ही आंध्र प्रदेश की मांग मानी जाती है तो दूसरे राज्य थे, उन्होंने भी विरोध शुरू कर दिया। उन्होंने भी धीरे धीरे अपने नेता जो है उनके वो आगे आने लगे और अपने राज्यों को अलग करने लग गए। इससे मजबूर होकर 1953 में, ये सन याद रखना कि 1953 में एक आयोग बना था। उस आयोग का नाम था राज्य पुनर्गठन आयोग। क्या नाम था? राज्य पुनर्गठन आयोग। ये 1953 में बना था। कब बना था? 1953 में। अब राज्य पुनर्गठन आयोग का काम क्या होता है कि राज्यों का सीमांकन कराना, सीमाएं निर्धारित करना और राज्यों को भाषा के आधार पर निर्माण करना। यह राज्य पुनर्गठन आयोग का उस टाइम काम था। ये क्वेश्चन आता है कि राज्य पुनर्गठन का आयोग का काम क्या था, तो राज्यों का सीमांकन करना और भाषा के आधार पर राज्यों का निर्माण करना। वर्तमान तक, यानी वर्तमान तक इस राज्य पुनर्गठन आयोग ने 14 राज्यों का निर्माण करवाया है और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का निर्माण कर दिया इसके आधार पर। उसके बाद, यानी जैसे इसमें 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग बनता है तो 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम, ये दोनों अलग है। 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग बनता है
और सन 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित होता है, कानून पारित होता है। इस कानून के तहत 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश जो है, इनका वर्तमान तक निर्माण हो चुका है। पोटी श्रीरामुलु, बीच में एक टॉपिक रह गया था, पोटी श्रीरामुलु, इनके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। यह कट्टर गांधीवादी कार्यकर्ता थे। गांधी जी के नमक सत्याग्रह हुआ था गुजरात में, दांडी मार्च, उसमें इन्होंने अपनी नौकरी छोड़कर गांधी जी के साथ नमक सत्याग्रह में शामिल हुए थे। यह फिर बाद में आंध्र प्रदेश जो अलग हुआ था भाषा के आधार पर, उसमें जो अनशन करा था, उस टाइम ये 56 दिन की अनशन पे बैठे थे, जिसका जिक्र हमने पहले किया है। 1946 में मद्रास में दलितों को मंदिर में प्रवेश करने नहीं दिया जाता था। इस प्रथा को तोड़ने के लिए इन्होंने 1946 में अनशन पर बैठे थे और मंदिरों के किवाड़ खोलने के बाद ये अनशन से उठे थे। तो ये पोटी श्रीरामुलु के बारे में क्वेश्चन पूछ सकता है। अगर पूछे तो ये थोड़ा बहुत व्यवहारिक नॉलेज है, वो हमें आनी चाहिए। अब आता है कि जो राज्य पुनर्गठन आयोग था, उसका जो राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित हुआ था, उसके बाद कुल 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का निर्माण हुआ था। उनके आधार पर अब हम पढ़ेंगे कि किन किन राज्यों का वर्तमान तक निर्माण हो चुका है उस अधिनियम के तहत। तो आंध्र प्रदेश तेलुगु भाषा, मद्रास जो प्रांत था उसमें तेलुगु भाषा से आंध्र प्रदेश अलग होता है। उसके बाद 1966 में बम्बई प्रांत, बम्बई जो वर्तमान में महाराष्ट्र है, मुंबई है इसका प्राचीन नाम है बम्बई, बम्बई प्रांत से गुजरात और महाराष्ट्र 2 राज्यों का निर्माण होता है 1966 में। गुजरात में गुजराती भाषा बोली जाती है और महाराष्ट्र में मराठी भाषा बोली जाती है। फिर 1960 के बाद 1963 में नागालैंड बनाया गया। फिर 1966 में पंजाब, बृहत पंजाब होता था। इस बृहत पंजाब में 2 भाषा के लोग रहते थे, एक हिंदी भाषा के लोग और एक भाषा थी पंजाबी। तो पंजाब से हरियाणा, हिमाचल प्रदेश अलग बनाया गया। ये हुआ था 1966 में। नागालैंड को हमने पढ़ लिया। 1972 में मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा बनाया गया 1972 में। फिर 1987 में मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश बनाया गया। 2000 में 3 राज्यों का निर्माण होता है, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड। फिर लास्ट जो है 2014 में हमारा अभी लास्ट में जो निर्माण हुआ है वह जो है वो तेलंगाना जो प्रदेश है इसका निर्माण होता है। इस तरीके से जो हमारे राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां था वह पाठ जो है पूरा होता है। आशा करता हूँ आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। अगर थोड़ा बहुत लग रहा है तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, जिससे हम अपने आप में खुद सुधार करने का प्रयास करेंगे। और आप सभी दर्शकों, विद्यार्थियों जो भी इस क्लास को देखते हैं उनसे निवेदन रहेगा, जो हमेशा हर वीडियो में रहता है, कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, दोस्तों से सब्सक्राइब करवाएं, खुद सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि हमारी क्लास जैसे ही अपलोड होती है उसके बाद आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। और इसी के साथ हमारी शुभ रात्रि। धन्यवाद।